कि ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे दी गई है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, एंजाइम सब्सट्रेट के ऊपर किस तरीके का एक्शन दिखा रहा है, उस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन दी गई है। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द एक्शन ऑफ द एंजाइम ऑन द सबस्ट्रेट। तो उसमें पहले मैंने ऑक्सीडो रिडक्टेज बता दी, क्लासिफिकेशन में पहली चीज है ऑक्सीडो रिडक्टेज, मतलब एंजाइम जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहा है सबस्ट्रेट के ऊपर। ठीक है, इसका एग्जांपल था लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्लासिफिकेशन में ट्रांसफरेज पढ़ा था, मतलब वो सबस्ट्रेट को ट्रांसफर कर रहा है कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे, एग्जांपल इसका हेक्सोकाइनेज था। नेक्स्ट था क्लासिफिकेशन में हाइड्रोलेज, ये वो एंजाइम है, हाइड्रो मतलब वाटर, ये सबस्ट्रेट की स्प्लिटिंग कर रहा है वाटर की मदद। ठीक है, तो हाइड्रोलेजेस एग्जांपल है सुक्रेज एंड पेप्सिन। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में है लाइजेज, ये भी सबस्ट्रेट की स्प्लिटिंग करता है बट विदाउट यूजिंग वाटर, एग्जांपल इज एल्डोलेज एंड फ्यूमरेज। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में आता है आइसोमरेज, एग्जांपल इसका है ग्लूकोज फॉस्फेट आइसोमरेज। लाइगेजेस है, लास्ट क्लासिफिकेशन में है लाइगेजेस, इसका एग्जांपल है जो जोड़ता है ना, डीएनए लाइगेज, एग्जांपल है डीएनए लाइगेज। दूसरा एग्जांपल है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। इसमें आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें से लाइगेजेस कौन सा है, इसमें से ट्रांसफरेज कौन सा है, इसमें से हाइड्रोलेज कौन है, तो आपको इतने एग्जांपल याद रखने हैं। ब्रेक तो नहीं हो रही, आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है बेटा? यस मैम, पूरी क्लियर है। ओके ओके बेटा, चलो क्लासिफिकेशन समझ में आ गई। क्लासिफिकेशन में दो चीजें अच्छे से पढ़ लेना कि ये किस बेसिस पे दी गई है, और दूसरा लाइगेज का क्या एग्जांपल है, ट्रांसफरेज का क्या एग्जांपल है, हाइड्रोलेज का क्या एग्जांपल है ना। तो क्लासिफिकेशन को गो थ्रू करना, और जो मैंने चार्ट बनाया कोफैक्टर का उसको भी, मेटल कौन सा किसको चाहिए वो भी अच्छे से गो थ्रू करना। अब चार्ट बनाओ कि कौन सा कोएंजाइम कौन सा विटामिन बनाता है, हमें चाहिए, हमने पढ़ा था नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए कोएंजाइम को। अब वो नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। अब जो ऑर्गेनिक है उसको कोएंजाइम बोल रहे हैं, तो ये कोएंजाइम आ कहां से रहा है, कौन सा विटामिन कौन सा कोएंजाइम बना रहा है। ठीक है, तो लिखो कोएंजाइम वाला चार्ट, ये पूछते हैं आपसे क्वेश्चन में, कौन सा विटामिन कौन सा कोएंजाइम बनाता है, तो चार्ट लिख लो, कौन सा विटामिन है और ये कौन सा कोएंजाइम बना रहा है, फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो विटामिन, सबसे पहला विटामिन लिखो नियासिन। नियासिन कौन सा कोएंजाइम बनाता है, NAD एंड NADP, ये कोएंजाइम बनाता है नियासिन। NAD NADP is formed by niacin. नेक्स्ट विटामिन है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन किस कोएंजाइम का सोर्स है, FAD एंड FMN। ठीक है, और इस बार हमें खास बात क्या याद रखनी है कि ये दोनों के दोनों कोएंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, या दोनों के दोनों विटामिन पार्टिसिपेट करते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में। ये आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ये दो विटामिन है, नियासिन एंड राइबोफ्लेविन, बोथ दीज विटामिन्स पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट कौन सा विटामिन है, नेक्स्ट है थियामिन। थियामिन विटामिन B1 कहते हैं जिसको, है ना। ये थियामिन कौन सा एंजाइम बनाता है, कोएंजाइम TPP। TPP मतलब थियामिन पायरोफॉस्फेट, थियामिन पायरोफॉस्फेट। तो थियामिन हमारा कौन सा कोएंजाइम बना रहा है, TPP, थियामिन पायरोफॉस्फेट फॉस्फेट। नेक्स्ट विटामिन इज pyridoxine, जो B6 है, विटामिन B6 pyridoxine. This vitamin is also known as vitamin B6. कौन सा कोएंजाइम बनाता है ये, pyridoxal phosphate, pyridoxal phosphate। ये आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, pyridoxine B6 कौन सा कोएंजाइम बनाता है, थियामिन कौन सा कोएंजाइम बनाता है, पाना चाहिए। तो pyridoxine विटामिन B6 बनाता है, pyridoxal phosphate। नेक्स्ट है फोलिक एसिड, B9 जिसको हम कहते हैं फोलिक एसिड। फोलिक एसिड कौन सा कोएंजाइम बनाता है, टेट्राहाइड्रोफोलेट, टेट्राहाइड्रोफोलेट।
टेट्राहाइड्रोफोलेट बनाता है फोलिक एसिड। नेक्स्ट है बायोटीन। बायोटीन जो आपका विटामिन है, बायोटीन। बायोटीन कौन सा कोएंजाइम बनाता है? बायोसाइटिन। बायोसाइटिन आपको याद रखने हैं कोएंजाइम, ठीक है? इतने कोएंजाइम आपको याद रखने हैं कि कौन सा विटामिन कौन सा कोएंजाइम बना रहा है और कौन सा विटामिन या उसके कोएंजाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में इन्वॉल्व है, ठीक है? तो नियासिन और राइबोफ्लेविन आंसर में है। तो पिरिडोक्सिल फॉस्फेट, टेट्राहाइड्रोफोलेट किसका है और बायोसाइटिन बायोटिन का है। ये चार्ट आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। क्लासिफिकेशन हो गई है। नेक्स्ट है माइकलिस मेंटन इक्वेशन या माइकलिस मेंटन हाइपोथेसिस। इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना अच्छे से, है ना? और ये इजी भी बहुत है, बहुत इजी है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। माइकलिस मेंटन हाइपोथेसिस। माइकलिस मेंटन हाइपोथेसिस। सबसे पहले तो ये है क्या? माइकलिस मेंटन हाइपोथेसिस क्या है? ठीक है, ये हाइपोथेसिस कहती है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किसका? एंजाइम सबस्ट्रेट पे बैठा, एंजाइम के ऊपर जैसे ही सबस्ट्रेट बैठा दोनों का रिएक्शन हो गया, तो ये इन्हीं का रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है? तो रेट ऑफ रिएक्शन, इसका रेट ऑफ रिएक्शन है एंजाइम और सबस्ट्रेट जब आपस में कंबाइन करते हैं तो रिएक्शन हुआ, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म। आवाज क्लियर है बेटा या ब्रेक कर रही है? ब्रेक कर रही है? क्लियर है? क्लियर है मैम। क्लियर है ना बेटा? चलो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको सुनो ध्यान से। माइकलिस मेंटन हाइपोथेसिस ये क्या कहता है? ये कहता है रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म। रेट ऑफ रिएक्शन किसका? एंजाइम जब सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन किया तो दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, तभी तो प्रोडक्ट मिला, है ना? तो इन दोनों का जो रिएक्शन हुआ है वो रेट ऑफ रिएक्शन है। वो किसके प्रोपोर्शनल है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। मतलब जितना एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करेगा उतना ही ज्यादा हमारा रिएक्शन होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब इसको रिएक्शन में देखते हैं। एंजाइम है, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट कंबाइन किया, एंजाइम के ऊपर क्या है? कैटालिटिक साइट होती है, उस साइट के ऊपर सबस्ट्रेट बैठता है और फिर रिएक्शन होता है। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन किया और जैसे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन किया तो बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और जब ये कॉम्प्लेक्स बना तो रेट ऑफ रिएक्शन शुरू हुआ। रेट ऑफ रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्ट बन गया, जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट बन गया और एंजाइम फ्री हो गया। तो एंजाइम की एक क्वालिटी है, ये सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन होकर रिएक्शन करा देता है, रिएक्शन होने के बाद हमें प्रोडक्ट फ्री हो जाता है। मतलब एंजाइम कभी भी रिएक्शन में ना तो यूज होता है, मतलब यूज अप नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एंजाइम खत्म हो जाएगा, एंजाइम तो सिर्फ रिएक्शन करवाएगा, उसके बाद प्रोडक्ट बन जाएगा और एंजाइम फ्री हो जाएगा। एंजाइम नेवर गेट यूज्ड अप इन द रिएक्शन, ये कभी यूज नहीं होता, ये तो प्रोडक्ट बनाने के बाद अलग हो जाता है, ठीक है? तो माइकलिस मेंटन हाइपोथेसिस क्या है? जितना ज्यादा ये सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा उतना ज्यादा रिएक्शन होगा, ठीक है? चलो, ये है माइकलिस मेंटन हाइपोथेसिस। इसी के अंदर अब हमको पढ़ना है केएम। केएम, ठीक है? केएम क्या है? हमको इसमें क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ठीक है? केएम को हम माइकलिस मेंटन कांस्टेंट भी बोलते हैं। माइकलिस मेंटन कांस्टेंट, हम केएम को बोलते हैं माइकलिस मेंटन कांस्टेंट। क्या है ये केएम? ठीक है, देखो अभी मैं आगे डिस्क्राइब करूंगी ग्राफ, लेकिन पहले मैं आपको केएम बताने के लिए थोड़ा सा ग्राफ बना के दिखा देती हूँ। देखो ये वेलोसिटी होती है और ये हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है? मतलब सबस्ट्रेट के साथ जब एंजाइम कंबाइन करता है तो रिएक्शन वेलोसिटी है ये, ठीक है? तो देखो जब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट कंबाइन करता है तो हमारा वेलोसिटी बढ़ने लगता है, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने लगता है, ठीक है? लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि सबस्ट्रेट एंजाइम की सारी साइट्स ऑक्युपाई कर देता है, सैचुरेट हो जाता है एंजाइम, तो ये जो कर्व लीनियर चल रहा है ये लीनियर कर्व हाइपरबोलिक हो जाता है, ठीक है? वेलोसिटी है ये सबस्ट्रेट
सबस्ट्रेट है, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट कंबाइन करना शुरू किया तो वेलोसिटी बढ़ने लग गई, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने लग गया। ये रिएक्शन रेट अभी लीनियर है क्योंकि एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट कंबाइन कर रहा है, लेकिन ये लेटर ऑन ये कर्व लीनियर से हाइपरबोलिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब सैचुरेशन आ गया है, अब एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जब कंबाइन हुआ है तो दोनों का सैचुरेशन आ गया है, अब नो मोर वेलोसिटी कैन बी इंक्रीज। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी है वेलोसिटी मैक्सिमम, मैक्सिमम वेलोसिटी जिसको हम वी मैक्स बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमको समझना है Km क्या है। ठीक है, सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन का मैक्सिमम वेलोसिटी के वेलोसिटी आधी हो, ये भी आधी वेलोसिटी, इस आधी वेलोसिटी पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जो है वही हमारा Km है। और इस Km the substrate concentration at velocity half the maximum वेलोसिटी की जब आधी वेलोसिटी होगी उस टाइम पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या है उसको हम Km बोलते हैं। Km को समझना बहुत जरूरी है, तभी आपको इनहिबिशन समझ में आएगा, कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है, आप समझ कर पाओगे तब आपको Km पता होगा। ठीक है, तो ये हमारी वेलोसिटी है, ये हमारा सबस्ट्रेट है, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट कंबाइन कर रहा है, रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन रेट बढ़ रहा है तो इसलिए लाइन लीनियर गई है। लेकिन जब सारी एंजाइम में ऑक्यूपाई हो गई सबस्ट्रेट के साथ, सैचुरेशन आ गया तो ये हाइपरबोलिक हो गया, अब नहीं बढ़ेगा रिएक्शन रेट, अब वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, यहाँ पे Vmax आ गया है। अब Km क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी के आधी वेलोसिटी अगर मैं कर दूं तो उस आधी वेलोसिटी में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या है उसको हम बोलते हैं Km, मैकेलिस-मेंटन कांस्टेंट। ठीक है, तो Km की डेफिनेशन लिख लो। Km की डेफिनेशन क्या है? What is Km? The substrate concentration. The substrate concentration at half the maximum velocity. At half the maximum velocity. समझ में आ गया बेटा? मैकेलिस-मेंटन कांस्टेंट क्या है? सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जहां मैक्सिमम वेलोसिटी से वेलोसिटी आधी है, इस आधी वेलोसिटी पे सबस्ट्रेट की क्या कंसंट्रेशन है उसे हम बोलते हैं Km, also known as मैकेलिस-मेंटन कांस्टेंट। अब इस Km का फायदा क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है ना, ये हमें क्या बताता है? तो राइट डाउन द सिग्निफिकेंस ऑफ द Km। सिग्निफिकेंस ऑफ द Km, इस Km का सिग्निफिकेंस क्या है? ये एफिनिटी बताता है। ठीक है, किसके बीच की? एंजाइम किसके साथ कंबाइन करता है? सबस्ट्रेट के साथ कंबाइन करता है। इन दोनों की आपस में एफिनिटी बाइंड करने की कितनी है ये हमें Km बताता है। मोर द Km लेस विल बी द एफिनिटी ऑफ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, इनवर्स रिलेशन है, जितना ज्यादा Km होगा उतनी एफिनिटी कम होगी एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए। तो इट टेल्स द एफिनिटी बिटवीन, it tells the affinity between enzyme and substrate। एंजाइम और सबस्ट्रेट की ये एफिनिटी बताता है। more the Km less will be affinity between enzyme and substrate। तो Km का काम क्या है? क्या सिग्निफाई कर रहा है? ये दोनों के बीच की एफिनिटी बता रहा है, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच की। more the Km less will be the affinity between enzyme and vice versa, less the Km more will be the affinity, उल्टा बताना है। ठीक है, और है क्या Km? इट इज दी सबस्ट्रेट वो कंसंट्रेशन जो हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी पे है, वही हमारा Km होता है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो एंजाइम इनहिबिशन। एंजाइम इनहिबिशन, एंजाइम इनहिबिशन, इस पे क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है एंजाइम इनहिबिशन, इसको अच्छे से पढ़ना है। एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है, तो ये दो तरीके के होते हैं, रिवर्सिबल एंड
irreversible, reversible and irreversible. दो तरीके के होते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल को फर्दर डिवाइड किया गया है, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. ठीक है, तो हमें इरिवर्सिबल से कोई मतलब नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं आता, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है. रिवर्सिबल से हमें मतलब है दोनों कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव. मैं बता दूंगी कैसे क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है, तो रिवर्सिबल में कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव. तो पहले कॉम्पिटिटिव हेडिंग डालो, क्या है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. ठीक है, कंपटीशन. मान लो ये एक एंजाइम है. ठीक है, एंजाइम के ऊपर कैटालिटिक साइट होती है. क्या होती है? कैटालिटिक साइट. ये एंजाइम है, एंजाइम के ऊपर होती है कैटालिटिक साइट, जिसको हम एक्टिव साइट भी बोलते हैं, एक्टिव साइट भी बोलते हैं. ठीक है, इस एंजाइम की कैटालिटिक साइट पे बाइंड करता है सबस्ट्रेट. इस साइट पे कौन बाइंड करता है? सबस्ट्रेट बाइंड करता है और फिर रिएक्शन होता है. ठीक है, तो देखो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या बना है, इस कैटालिटिक साइट के लिए इनहिबिटर और सबस्ट्रेट कंपटीशन करेंगे कि मैं बैठूंगा, ये सबस्ट्रेट बोलेगा मैं बैठूंगा, इनहिबिटर बोलेगा मैं बैठूंगा. तो एंजाइम के ऊपर है कैटालिटिक या फिर एक्टिव साइट, इस साइट के ऊपर सबस्ट्रेट बैठता है तब रिएक्शन होता है. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या है, इस कैटालिटिक साइट के लिए कंपटीशन है बिटवीन सबस्ट्रेट एंड द इनहिबिटर. और ये कंपटीशन क्यों है? क्योंकि सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का सेम स्ट्रक्चर है, इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों के दोनों इससे फिट हो सकते हैं, इसलिए कंपटीशन हो रहा है. ठीक है, तो राइट डाउन व्हाट इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. इन दिस टाइप ऑफ इनहिबिशन, in this type of inhibition, both substrate and inhibitor compete for the catalytic site, same catalytic site. आवाज ब्रेक नहीं हो रही बेटा? Is it clear? आवाज क्लियर है? In this type of inhibition, both substrate and inhibitor compete for the same catalytic site, as both substrate and inhibitor has सेम स्ट्रक्चर. इनका स्ट्रक्चर सेम है ना, इसीलिए ये दोनों फिट हो सकते हैं इस कैटालिटिक साइट पे, दोनों के दोनों कंपीट करेंगे. आवाज क्लियर है बेटा? ब्रेक तो नहीं हो रही? इज इट क्लियर? मैम हल्की हल्की ब्रेक हो रही है. सुनाई तो दे रहा है मगर? यस मैम. क्योंकि बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को समझ नहीं आता, और ये सबसे इजी है, इट इज वेरी इजी, है ना. तो मैं एक बार रुको, अभी ब्रेक हो रही है क्या? मैं एक बार दोबारा ज्वाइन करती हूँ, दोबारा ज्वाइन करने से आवाज ठीक हो रही है. ठीक है, तरीके का है. ठीक है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल से हमें कोई लेना देना नहीं है, कोई इसमें क्वेश्चन नहीं है. रिवर्सिबल से हमको लेना देना है. ठीक है, तो रिवर्सिबल दो तरीके के हैं, कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव. ठीक है, जो आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है उसमें क्या है, एंजाइम है, एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइट होती है जिसको हम कैटालिटिक साइट भी बोलते हैं, उसके ऊपर सबस्ट्रेट बैठता है, और जब उसके ऊपर सबस्ट्रेट बैठता है तो रिएक्शन होने लगता है. तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या है, जो कैटालिटिक साइट है एंजाइम के ऊपर, उसके ऊपर सबस्ट्रेट बैठता है जिसके ऊपर, उसके लिए दोनों कंपीट करते हैं. इनहिबिटर भी कंपीट कर रहा है, सबस्ट्रेट भी. सबस्ट्रेट कह रहा है कि एंजाइम की कैटालिटिक साइट पे मैं बैठूंगा, इनहिबिटर कह रहा है एंजाइम की साइट पे, कैटालिटिक साइट पे मैं बैठूंगा. क्यों ऐसा हो रहा है, दोनों क्यों कंपीट कर रहे हैं? बिकॉज दे बोथ हैव सेम स्ट्रक्चर.
इन दोनों का ही स्ट्रक्चर सेम है, दोनों के दोनों फिट हो सकते हैं एंजाइम की कैटालिटिक साइट में, इसलिए कंपटीशन है, इसीलिए इसका नाम दिया गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। देयर इज कंपटीशन बिटवीन द सबस्ट्रेट एंड द इनहिबिटर टू ऑक्युपाई द कैटालिटिक साइट और द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, सिंस बोथ इनहिबिटर एंड सबस्ट्रेट हैज द सेम स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, इसमें क्वेश्चन ये आता है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km क्या होगा, Vmax का क्या होगा, तो हमको ये देखना है और समझना है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km, तो हमें Km क्या होगा इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, Km कैसा रहेगा, तो अक्ल लड़ा के देखते हैं हम, दोनों के दोनों लड़ाई कर रहे हैं कैटालिटिक साइट के लिए। ठीक है, दोनों के दोनों कैटालिटिक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो यानी कैटालिटिक पे बैठने के लिए इनहिबिटर कह रहा है मैं बैठूंगा, सबस्ट्रेट कह रहा है मैं बैठूंगा, मान लो इनहिबिटर बैठ गया। इन दोनों की लड़ाई में इन दोनों की लड़ाई में एंजाइम जो है उसकी एफिनिटी सबस्ट्रेट के लिए कम हो रही है ना, तो अगर एफिनिटी कम होती है तो Km ज्यादा होता है, तो यहाँ Km बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा यहाँ Km, क्योंकि कंपटीशन चल रहा है सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में, तो सबस्ट्रेट को डिस्प्लेस करके मान लो इनहिबिटर बैठ गया, तो एंजाइम की एफिनिटी सबस्ट्रेट के लिए कम हो गई ना, तो एफिनिटी ये बताता है Km, हम ऑलरेडी Km के बारे में पढ़ चुके हैं कि Km हमें एंजाइम और सबस्ट्रेट की एफिनिटी के बारे में बताता है। ठीक है, तो यहाँ क्या है, एंजाइम के साइड के लिए कंपटीशन हो रहा है सबस्ट्रेट और इनहिबिटर का। अब जब इनके बीच में कंपटीशन हो रहा है तो सबस्ट्रेट उसमें बैठ नहीं पा रहा, उसकी एफिनिटी एंजाइम की साइड के लिए कम हो रही है, और लेस विल बी द एफिनिटी बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, मोर विल बी दी Km। Km यहाँ बढ़ेगा, उसका रीजन आपको समझना है क्यों बढ़ेगा, क्योंकि एंजाइम की साइट के लिए इनहिबिटर और सबस्ट्रेट कंपीट कर रहे हैं, इनहिबिटर सबस्ट्रेट को बैठने नहीं दे रहा, तो एंजाइम के ऊपर जब सबस्ट्रेट नहीं बैठ पा रहा मींस दोनों की एफिनिटी कम हो रही है, दोनों की एफिनिटी कम हो रही है, और जब दोनों की एफिनिटी कम होगी तो Km क्या होगा, बढ़ेगा। हमने पढ़ा है ना इनवर्स रिलेशन, Km हमें एफिनिटी बढ़ाता है, बताता है, ये जो कांस्टेंट है मिchaelis मेंटन कांस्टेंट, ये हमें एफिनिटी बताता है एंजाइम और सबस्ट्रेट की, मोर द एफिनिटी लेस विल बी द Km। अब यहाँ एफिनिटी दोनों के बीच में घट रही है तो मींस Km विल बी इंक्रीज। समझ में आ गया यहाँ Km क्यों इंक्रीज हुआ है, इज इट क्लियर? यस मैम। क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग क्या तुक्का मारते हो कि Km इसमें एक काम करते हैं, ऑप्शन में पूछा है कि क्या Km को डिक्रीज कर देते हैं, Vmax को ये कर देते हैं, नहीं, हम समझेंगे, हम कैसे समझेंगे कि Km यहाँ बढ़ा क्यों है, क्योंकि कंपटीशन हो रहा है एंजाइम की साइड के लिए सबस्ट्रेट का और इनहिबिटर का। अब इस इनहिबिटर क्या है, उसको बैठने नहीं दे रहा सबस्ट्रेट को, जब बैठने नहीं दे रहा है तो दोनों के बीच की एफिनिटी कम हो रही है, मोर लेस विल बी द एफिनिटी, मोर विल बी द Km। ठीक है, अब Vmax का यहाँ क्या होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी का यहाँ क्या होगा, दिस विल रिमेन अनचेंज्ड। अब ऐसा क्यों हुआ, जबकि इन दोनों के बीच का तो रिएक्शन ही नहीं हो पा रहा है, फिर ऐसा क्यों है कि मैक्सिमम वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी पहुंच रही है अपने तक, ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं, अगर मैं यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो सबस्ट्रेट इनहिबिटर को साइड करके खुद बैठ सकता है कैटालिटिक साइड पे, और जब ये खुद बैठेगा तो Vmax हमें अचीव हो सकता है, तो Vmax रिमेन अनचेंज, Vmax यहाँ कम नहीं होगा, बिकॉज इफ वी इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन it will displace the inhibitor from catalytic site and maximum velocity will achieved and Vmax will be achieved। ये हमको क्लियर रखना है, हमें तुक्का नहीं मारना कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में Km का क्या हुआ और Vmax का क्या हुआ, क्योंकि यही आपसे पूछते हैं इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन which of the following combination is right, तो ऑप्शन में रहता है Km डिक्रीज Vmax इंक्रीज, नेक्स्ट ऑप्शन में रहेगा Km इंक्रीज Vmax डिक्रीज, तो हमारा इसका कॉम्बिनेशन क्या है, Km इज इंक्रीज Vmax इज अनचेंज। Km इंक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि एफिनिटी दोनों के सबसेट और इनहिबिशन के कॉम्बिनेशन की वजह से एफिनिटी घट रही है, ठीक है, तो Km बढ़ रहा है। Vmax अनचेंज क्यों हुई, क्योंकि हम मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव कर सकते हैं अगर हम सबसेट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, इसी कंसंट्रेशन बढ़ने से इनहिबिटर डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन।
नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन क्या है? ये हमारा एंजाइम है, इस एंजाइम के ऊपर ये कैटालिटिक साइट है, ठीक है। यहां पे बैठा है सबस्ट्रेट, यहां पे बैठा है सबस्ट्रेट। ये नॉन कॉम्पिटिटिव है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम नहीं है, इनहिबिटर और सबस्ट्रेट का। तो सबस्ट्रेट तो अपनी साइड पे ही बैठेगा, लेकिन इनहिबिटर दूसरी जगह पे बैठ जाएगा, इनहिबिटर दूसरी जगह पे बैठ जाएगा। और यहां बैठे बैठे इस कैटालिटिक साइट पे एक 3 डायमेंशनल चेंज कॉज कर देगा। और जब 3 डायमेंशनल चेंज होगा तो सबस्ट्रेट और एंजाइम का रिएक्शन नहीं हो पाएगा। दिस इज नोन एज नॉन कंपटीशन। इधर कोई कैटालिटिक साइट के लिए कंपटीशन नहीं है, सबस्ट्रेट अपनी जगह पे बैठा है, लेकिन इनहिबिटर दूसरी जगह पे जाके बैठ गया और वहीं से बैठे बैठे इस कैटालिटिक साइट पे 3 डायमेंशनल चेंज कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से दोनों के बीच का रिएक्शन नहीं हो पा रहा। इज इट क्लियर? तो राइट डाउन, in this type of inhibition, in this substrate occupy the catalytic site and inhibitor occupy some other site, या other occupy other site that is other than catalytic site, कोई दूसरी साइड पे जाके बैठ जाएगा। and from there it will induce 3-dimensional change, 3D change. So rate of reaction is altered. तो यहाँ पे कंपटीशन है ही नहीं, तभी ये नॉन कॉम्पिटिटिव है। अपनी जगह पे सबस्ट्रेट बैठा हुआ है, अपने एंजाइम के साथ उसी साइड पे बैठा हुआ है, लेकिन इनहिबिटर दूसरी जगह जाके बैठ के उस कैटालिटिक साइट में 3 डायमेंशनल चेंज कॉज कर रहा है, जिसकी वजह से रिएक्शन जो है ऑल्टर हो रही है। तो अब हम देखेंगे यहाँ Km का क्या होगा और यहाँ Vmax का क्या होगा, ठीक है। So now we will see यहाँ Km का क्या होगा। अब देखो, खुद दिमाग लगा सकते हो यहाँ Km का क्या होगा। बेचारा इनहिबिटर तो कैटालिटिक साइट पे बैठ ही नहीं रहा है, सबस्ट्रेट को बैठने को मना ही नहीं कर रहा है, सबस्ट्रेट तो आराम से उस कैटालिटिक साइट पे बैठा है, तो दोनों की एफिनिटी में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है। या कोई कंपटीशन थोड़ी है कि मैं बैठूंगा तू बैठेगा और एफिनिटी कम होएगी, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। सबस्ट्रेट तो अपनी जगह पे बैठ रहा है, इनहिबिटर तो बेचारा कंपीट ही नहीं कर रहा, तो Km विल बी अनचेंज्ड। क्यों है Km अनचेंज? क्योंकि दोनों के बीच में कोई कंपटीशन है ही नहीं, एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ एफिनिटी बरकरार है, सबस्ट्रेट आराम से एंजाइम की कैटालिटिक साइट पे बैठ रहा है, दोनों एक दूसरे से कंबाइन कर पा रहे हैं, तो Km विल बी अनचेंज। Vmax का क्या होगा? Vmax विल बी डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हुआ Vmax? Vmax इसलिए डिक्रीज हुआ क्योंकि कैटालिटिक साइट की बैठ गया सबस्ट्रेट, दूसरी साइड पे बैठ गया इनहिबिटर, वहीं बैठे बैठे 3 डायमेंशनल चेंज कॉज कर रहा है और रिएक्शन को ऑल्टर कर रहा है, रिएक्शन का रेट नहीं हो पा रहा है, वहां घोचे कर रहा है जा करके, है ना। तो Vmax विल बी डिक्रीज, हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि रिएक्शन का रेट वो दूसरी साइड पे बैठ के होने ही नहीं देगा, है ना। जैसे कहते हैं ना कि कोई एक इंसान चुपचाप से बैठ के काम कर रहा है, लेकिन बैठ के घोचे करोगे तो वो अपना काम ही नहीं कर पाएगा। कहते हैं ना, वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट पढ़ता है, नालायक स्टूडेंट बीच में से घोचे कर करके कि ये भी नहीं पढ़ पाए, है ना, तो बेचारा जितना आउटपुट देना चाहिए नहीं दे पाता। जैसे एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट नालायकों के ग्रुप में फ्रेंड बन जाए तो वो बेचारे को पढ़ने नहीं देते, वो भी नालायक हो जाता है। तो जस्ट लाइक दैट, दूसरी जगह पे बैठ के ऐसा 3 डायमेंशनल चेंज कॉज करेगा कि घोचे कर करके रिएक्शन का रेट हटा देगा और मैक्सिमम वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इज इट क्लियर कि नॉन कॉम्पिटिटिव में Km अनचेंज क्यों है और Vmax डिक्रीज क्यों हुआ है? इज इट क्लियर? बोलो। यस मैम। चलो, नाउ आइसोएंजाइम, वी विल डू आइसोएंजाइम। ये माइंड में रखो बेटा कि Km को बस एफिनिटी से जोड़ो, एंजाइम और सबस्ट्रेट की एफिनिटी, आराम से बैठ रहा है या उसके साथ कोई कंपीट कर रहा है, उस हिसाब से आप Km को आंसर करो। वेलोसिटी को देखो कि भाई कोई दूर से बैठ के ऐसे 3D चेंज कर रहा है जिसकी वजह से रिएक्शन ऑल्टर हो रही है ना। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज
आइसोएंजाइम, आइसोएंजाइम, आइसोएंजाइम। तो आइसोएंजाइम क्या है? एक एंजाइम की मल्टीपल फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम, मल्टीपल फॉर्म ऑफ सेम एंजाइम्स। एक ही एंजाइम की कई सारी फॉर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है, वो 5 तरीके का होता है, LDH1, LDH2, 3, 4, 5, ठीक है। तो दे आर द मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ सेम एंजाइम। ये एंजाइम सेम रिएक्शन कॉज करते हैं, ये मल्टीपल फॉर्म्स है ना सेम एंजाइम की सारी फॉर्म सेम रिएक्शन कॉज करती है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती है। तो दीज एंजाइम्स causes same reaction but differ in their physical property, differ in their physical properties and molecular structure. First type of enzyme is known as आइसोएंजाइम। एक ही एंजाइम की कई सारी फॉर्म है, ये जो कई सारी फॉर्म्स है, ये रिएक्शन तो सेम कैटेलाइज करती हैं, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर थोड़ा डिफर करता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, lactate dehydrogenase exists in 5 different forms. 5 different forms. LDH1, 2, 3, 4 and 5. ठीक है। यहाँ पे हमें एक खास बात याद रखनी है, LDH1 और 2 हार्ट अटैक में बढ़ते हैं, मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहते हैं जिसको हम। LDH1, LDH2 किसमें बढ़ते हैं? मायोकार्डियल इंफार्क्शन में। LDH5 लीवर डिजीज में बढ़ता है, लीवर डिजीज में। तो ये LDH आइसोएंजाइम्स है, ये सारे के सारे 1, 2, 3, 4, 5 तीन फॉर्म में, 5 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 1 और 2 मायोकार्डियल इंफार्क्शन में बढ़ते हैं, 5 वाला लीवर डिजीज में बढ़ता है। Another example of isoenzyme, CPK, full form is creatine phosphokinase, very important, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है CPK पे, ठीक है, उसको याद रखना। CPK की 3 फॉर्म है, CPK1, CPK1, CPK2, CPK3, creatine 5 phosphate 1, creatine phosphate 2, creatine phosphate 3। तो CPK1, CPK2, CPK3 कहाँ मिलता है? तो CPK1 ब्रेन में मिलता है, यानी अगर ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो गई तो CPK1 बढ़ेगा ब्लड के अंदर, ठीक है। CPK2 ब्रेन और ये CPK2 हार्ट में, यानी मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया तो CPK2 बढ़ेगा क्योंकि ये हार्ट में है। CPK3 मसल में, अगर मस्कुलर प्रॉब्लम हो गई, मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज हो गई तो कौन सा एंजाइम बढ़ेगा? CPK3। तो हम इसको कैसे याद रखते हैं? ब्रेन, हार्ट, स्केलेटल मसल, ब्रेन, हार्ट, स्केलेटल मसल। तो 1 is brain, 2 is heart, 3 is muscle। CPK1, CPK2, CPK3, these are the different forms of, they are the isoenzymes of the CPK, right? 1 is present in brain, 2 is heart, 3 in muscle। मतलब नर्व में, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होगी तो ये एंजाइम बढ़ेगा, हार्ट में प्रॉब्लम होगी तो CPK2 बढ़ेगा, मसल में प्रॉब्लम होगी तो CPK3 बढ़ेगा। अब लिखो डिफरेंट एंजाइम कौन से डिजीज में बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस, लेकिन उससे पहले ये हार्ट अटैक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इसमें कौन से एंजाइम्स बढ़ते हैं? एंजाइम्स जो बढ़ते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है। तो कौन कौन से बढ़ते हैं? एक तो है CPK2, क्योंकि हार्ट में कौन सा है? CPK2 है। CPK1 तो ब्रेन में है ना। CPK2, SGOT, जो आपके वो लीवर डिजीज वाले हैं, SGOT, SGPT पढ़ते हैं ना,
वही वाला SGOT एंड LDH। LDH कौन सा वाला होगा? 1 और 2 वाला, क्योंकि हार्ट में 1 और 2 होता है, 5 में लीवर होता है, LDH 5 लीवर में होता है। CPK2, SGOT, LDH, ठीक है। ये तीनों एंजाइम मायोकार्डियल इंफार्क्शन में बढ़ते हैं, ये तो सबको पता होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछते हैं? मायोकार्डियल इंफार्क्शन किसी पेशेंट को हुआ, सबसे पहले कौन सा एंजाइम बढ़ेगा? तो CPK2 फर्स्ट टू राइज, सबसे पहले ये बढ़ेगा। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड नंबर पे कौन सा एंजाइम बढ़ता है? SGOT, सेकंड टू राइज। S for SGOT, S for second, S for SGOT, S for second. Next question, last enzyme to be raised in the myocardial infarction. L for LDH, L for last, L for LDH, L for last. ये क्वेश्चन पूछे हुए तीनों ही, सेकंड नंबर पे कौन सा, फर्स्ट नंबर पे कौन सा राइज होता है, और लास्ट कौन सा एंजाइम है जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन में राइज होता है। वॉइस इज क्लियर? Yes, ma'am. वॉइस इज क्लियर बेटा? ओके, नाउ राइट डाउन कौन से ऐसे एंजाइम है जो हीमोलिटिक एनीमिया कॉज करते हैं। एंजाइम दैट कॉज हीमोलिटिक एनीमिया। एंजाइम कॉजिंग हीमोलिटिक एनीमिया, तो सबसे पहला है G6PD। G6PD, इसके बाद ये तो हीमोलिटिक एनीमिया तो कॉज करता है, सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन एंजाइम डेफिशिएंसी इन ह्यूमन बीइंग, हमारे इंसानों में सबसे ज्यादा कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट है? तो G6PD। बच्चों में ज्यादातर इसकी डेफिशिएंसी पाई जाती है। ऑल्सो मोस्ट कॉमन एंजाइम डेफिशिएंसी। तो एक तो ये हीमोलिटिक एनीमिया कॉज करता है, प्लस इट इज द मोस्ट कॉमन एंजाइम deficiency in human beings. Second enzyme that causes hemolytic anemia, pyruvate kinase. Pyruvate kinase. एक तो ये hemolytic anemia cause भी कर रहा है, दूसरा it is the second most common enzyme deficiency in human being. ह्यूमन बीइंग में सेकंड मोस्ट कॉमन एंजाइम डेफिशिएंसी पायरुवेट काइनेज की होती है। और कौन से एंजाइम है जो हीमोलिटिक एनीमिया कॉज कर रहे हैं? एल्डोलेज, एल्डोलेज भी कॉज करता है। हेक्सोकाइनेज, हेक्सोकाइनेज, 6-फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ये सारे के सारे एंजाइम हीमोलिटिक एनीमिया कॉज करते हैं। पूछते हैं क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कॉज हीमोलिटिक एनीमिया? तो बहुत सारे एंजाइम के नाम डाल देते हैं, इनमें से कोई एक होगा नाम, ठीक है। नाउ अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, ये लास्ट टॉपिक है हमारा, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। 2 मिनट का ही है, अगर क्लास ओवर हो जाती है, मान लो कट जाती है, तो हम इसको कल कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है। ज्यादा देर का नहीं है, 5 मिनट्स का ही है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो नंबर 1, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो कैटालिटिक साइट में बैठ पाएगा सबस्ट्रेट, और कैटालिटिक साइट पे बैठेगा तो एंजाइम का रिएक्शन होगा, ठीक है। तो फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, मोर द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, मोर विल बी द एंजाइम शो द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो मोर द substrate concentration, more will be occupy catalytic site and more will be the reaction, more will be reaction। और ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, पहले तो रिएक्शन लीनियर होता है, फिर ये हाइपरबोलिक हो जाता है, क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम रीच हो जाती है। और जो Km है वो क्या है? सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम के आधी होती है, वो हमारी Km है। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन में मोर द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, मोर विल बी कैटालिटिक साइट, मोर विल बी द रिएक्शन। सेकंड फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी इज टेम्परेचर।
टेम्परेचर बढ़ाओगे इनिशियली तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे मैक्सिमम हो जाएगी, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऑप्टिमम के बाद अगर बढ़ाया तो एंजाइम की एक्टिविटी घट जाएगी। क्यों? क्योंकि एंजाइम इज अ प्रोटीन, प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा। बट फर्दर राइज इन टेम्परेचर decreases the activity of enzyme because of denaturation of enzyme, तो पहले टेम्परेचर बढ़ाया तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी इनिशियली, फिर ऑप्टिमम टेम्परेचर पे मैक्सिमम पहुंच जाएगी, उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाया तो एक्टिविटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। व्हाई? बिकॉज एंजाइम एक प्रोटीन है, प्रोटीन डीनेचर होने लगेगा, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट है पीएच। थर्ड फैक्टर इज पीएच। ऑप्टिमम पीएच पे एंजाइम की एक्टिविटी ज्यादा होती है, तो ऑप्टिमम पीएच पे एंजाइम की एक्टिविटी हाईएस्ट होती है। एंड लास्ट इज एंजाइम कंसंट्रेशन। अगर एंजाइम ज्यादा है तो कैटालिटिक साइट भी ज्यादा है, कैटालिटिक साइट ज्यादा है तो सबसे ज्यादा बैठेगा, सबस्ट्रेट उस पे ज्यादा बैठेगा तो रिएक्शन ज्यादा होगी। तो लास्ट फैक्टर इज concentration of enzyme. More enzyme, more catalytic site for, more the enzyme, more catalytic site for substrate, more will be the reaction. More will be reaction. ठीक है, तो ये हमारे 4 फैक्टर है जो एंजाइम के, ये हमारे 4 फैक्टर है। नंबर 1 फैक्टर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, जितना ज्यादा सबस्ट्रेट उतना ज्यादा एंजाइम के ऊपर बैठेगा और उतना ज्यादा रिएक्शन होगा। पहले ये रिएक्शन लीनियर है, फिर ये हाइपरबोलिक हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब सबस्ट्रेट की सारी कंसंट्रेशन सैचुरेशन हो जाएगी, सारी साइट एंजाइम की ऑक्युपाइड हो जाएगी, इसलिए ये कर्व हाइपरबोलिक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, क्यों? और उसके बाद टेम्परेचर जब ऑप्टिमम आ जाएगा, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तो एक्टिविटी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एंजाइम एक प्रोटीन है, वो डीनेचर होने लगेगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर अगर, सॉरी नेक्स्ट है पीएच। पीएच ज्यादा, ऑप्टिमम पीएच है अगर पर्टिकुलर पीएच में ही सबकी एक्टिविटी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल पेप्सिन 1.2 के पीएच पे काम करता है ना। कोई ऐसे एंजाइम है जो हाई पीएच पे काम करते हैं, तो ऑप्टिमम पीएच पे एंजाइम की एक्टिविटी हाई होती है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, जितना ज्यादा एंजाइम उतनी ज्यादा कैटालिटिक साइट, जितनी ज्यादा कैटालिटिक साइट उतना ज्यादा रिएक्शन। यहाँ पे स्टार लगा के एक चीज लिख लो, फास्टेस्ट एक्टिव एंजाइम, फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम कौन सा है? फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम कैटलेज है। काम क्या है? पेरोक्साइड को तोड़ता है पानी और ऑक्सीजन में, कैटलेज। इट ब्रेक्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कौन सा फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम है, तो कैटलेज। इट ब्रेक्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। तो H2O2 पे जब कैटलेज एक्ट करता है तो ये वाटर और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम कौन सा है? कैटलेज है। अब लास्ट में सुसाइडल एंजाइम और सुसाइडल इनहिबिटर, फिर एंजाइम फिनिश है।
suicidal enzyme and suicidal inhibitor. ठीक है, सुसाइडल एंजाइम क्या है? एंजाइम अपने आप को सुसाइड करा रहा है, ठीक है, वो एंजाइम जो खुद का डिस्ट्रक्शन करता है, दोज एंजाइम कॉजिंग इट्स ओन डिस्ट्रक्शन, अपना खुद का डिस्ट्रक्शन जो कॉज करता है, उस एंजाइम को हम बोलते हैं सुसाइडल एंजाइम. एग्जांपल इज साइक्लोऑक्सीजिनेज. साइक्लोऑक्सीजिनेज ये एंजाइम, ये आपका एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुसाइडल एंजाइम. एग्जांपल इज साइक्लोऑक्सीजिनेज, वो एंजाइम जो खुद की डिस्ट्रक्शन करता है. सुसाइडल इनहिबिटर क्या होता है? ऐसा प्रोडक्ट जो एंजाइम के साथ कंबाइन करके उस एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर दे, ठीक है. यहाँ क्या है? एंजाइम खुद को डिस्ट्रॉय कर रहा है. सुसाइडल इनहिबिटर में क्या है? इनहिबिटर एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, ठीक है. तो सम इनहिबिटर डिस्ट्रॉय द एंजाइम. इसका एग्जाम्पल है एलोप्यूरिनॉल. एग्जाम्पल एलोप्यूरिनॉल. गठिया हो जाता है ना, गठिया में दवाई देते हैं एलोप्यूरिनॉल. ये किसका सुसाइडल इनहिबिटर है? ज़ैंथीन ऑक्सीडेज. ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एक एंजाइम है, उसको ये एलोप्यूरिनॉल इनहिबिटर जो है वो सुसाइडल इनहिबिटर बनता है उसका, ठीक है. एलोप्यूरिनॉल इज सुसाइडल इनहिबिटर ऑफ एलोप्यूरिनॉल इज सुसाइडल इनहिबिटर ऑफ ज़ैंथीन ऑक्सीडेज. ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि एलोप्यूरिनॉल किसका सुसाइडल इनहिबिटर है, तो ज़ैंथीन ऑक्सीडेज का है. तो दोनों में डिफरेंस समझना है. वो एंजाइम जो खुद को डिस्ट्रॉय कर ले वो है सुसाइडल एंजाइम. एग्जांपल इज साइक्लोऑक्सीजिनेज. सुसाइडल इनहिबिटर कोई प्रोडक्ट जो एंजाइम को डिस्ट्रॉय करवा रहा है, और वो इनहिबिटर क्या है? एग्जांपल एलोप्यूरिनॉल. एलोप्यूरिनॉल इज सुसाइडल इनहिबिटर ऑफ ज़ैंथीन ऑक्सीडेज. So our enzyme is completed. We'll continue tomorrow with lipids, right? Lipids छोटा सा ही है, I think पौने घंटे में हो जाएगा. Then we will continue with carbohydrate या फिर vitamins, जो भी आप बोलोगे, ठीक है? So we'll discontinue and we will continue tomorrow. Okay, bye, students. We'll continue tomorrow. Thank you, ma'am. Okay, beta. Thank you, ma'am. पारुल मैम